छोटू ग्रीन टी से हाथापाई में पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच गई। फिर पेरेंट्स को बुलाने को बोला गया। मेरी हिम्मत नहीं थी कि अपने मम्मी पापा को परेशान करूं, तो मजबूरी में अपनी वाइफ को फोन लगाना पड़ा। अंकल पुलिस वाले ने मुझे देखा, 20 साल का लौंडा समझकर शक से पूछा, तेरी शादी हो चुकी है, मैरिज सर्टिफिकेट है क्या? मैंने बिना घबराए बैग से रेड बुक निकाली। ध्यान से देखा तो भाई साहब, हस्बैंड में मेरा ही नाम था और वाइफ में शेन चिंग क्यू, वही शेन चिंग क्यू जिसके एक इशारे से पूरा हुआदू हिल जाता है। अंकल पुलिस वाले भी सन्न रह गए, फिर हाथ हिलाकर बोले, ठीक है, अपनी वाइफ को बुलाओ। मैंने झटपट सिर हिलाया, थैंक यू अंकल। इतना कहते ही मैंने तुरंत फोन निकाला और उस वाइफ को मिलाया जिससे मैरिज को 6 महीने हो गए थे, पर एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। उस समय शेन चिंग क्यू एक मीटिंग में थी। अनजान नंबर का कॉल आते ही उसका माथा सनका और उसने काट दिया, पर अगले ही मोमेंट पर एसएमएस टपका, शेन जी, या फिर बोलूं मेरी प्यारी वाइफ, पहली बार बात हो रही है, समझ नहीं आया क्या कहूं। पहले अपना परिचय दे दूं, मैं आपका हस्बैंड गुचेन हूँ। क्लासमेट से थोड़ी हाथापाई हो गई है, अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। अगर आप फ्री हो तो आकर साइन करके मुझे निकाल लीजिए। शेन चिंग क्यू को तब एकदम से याद आया कि हाँ, उसका एक हस्बैंड भी है जिससे कभी मुलाकात नहीं हुई। जब शादी हुई तब वो विदेश में थी, मैरिज दादाजी ने ही सेट की थी। सुना था कि वो लड़का बस्ती का रहने वाला है, उसके मम्मी पापा बंद मक्खन और स्टीम बन की शॉप चलाते हैं और वो बहुत नटखट और पंगे लेने वाला है। उसने एसएमएस का रिप्लाई नहीं किया, सीधे उठी और मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। मैं पुलिस स्टेशन में बैठा टेंशन में था, समझ नहीं आ रहा था कि वो वाइफ वादू में है भी या नहीं, और उसने मेरी हेल्प वाली बात देखी भी या नहीं। मैं सोच ही रहा था कि एक अंकल आंटी घबराए हुए अंदर घुसे। अंकल प्रॉपर सूट में थे, आंटी शैंपेन कलर की सिल्क ड्रेस में और पीछे एक ढांसू बॉडीगार्ड। आंटी आते ही डू जिटेंग को पकड़कर ऊपर से नीचे तक चेक करने लगी। मेरे प्यारे बच्चे, कहीं चोट तो नहीं लगी? अंकल भी टेंशन में आगे आए। बेटा, मैंने दुनिया के बेस्ट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है, जहां दर्द हो बता दो। डू जिटेंग तुरंत रोने वाली शक्ल बनाकर राइट हैंड उठाने लगा। मम्मी पापा, मेरी फिंगर में बहुत पेन है, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। रोना जारी था। डू नान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आंखें लाल करके चिल्लाया, किसने किया ये? मैंने गला साफ किया, मैंने किया। दोनों की नजरें घूमकर मुझ पर टिक गईं। मैं बिना डरे आराम से बैठा रहा, जिसे देखकर वे दोनों खुद ही शॉक हो गए। शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना हैंडसम हूँ। जो डू नान भड़कने वाला था वो धीरे से फुसफुसाया, ये लड़का इतना यंग है पर इसका लुक तो गजब है, मेरी जवानी से काफी मिलता जुलता है। वैन शुफेन का दिल भी एक पल को पिघला, मन में अपनापन आया और बोली, बेटा, मुझे तुम फालतू में पंगे लेने वाले नहीं लगते। क्या कोई गलत फहमी हुई है? मैंने सिर उठाया, मेरी आंखें सख्त हो गईं। कोई गलत फहमी नहीं है, इसने मेरी फैमिली की हैसियत का मजाक उड़ाया। बोला कि मैं अंगो से आए जीनियस का क्लासमेट बनने लायक नहीं हूँ और मेरे मम्मी पापा को गाली दी। पुलिस स्टेशन में भी साफ कह रहा हूँ, अगली बार इसने एक शब्द भी बोला तो सिर्फ फिंगर नहीं टूटेगी, मैं इसके आगे के दांत फोड़ दूंगा। तू जितेंग वहीं उछलने लगा। मम्मी पापा, देखा आपने, मैंने बस 2 बातें कही थी और ये इतना उछल रहा है। पापा, इसे कॉलेज से निकलवाओ, मेरी फिंगर ऐसे ही नहीं टूट सकती। मैं हंसा और ताना मारा, झूठ बोलना बंद कर, डॉक्टर ने बोल दिया है कि फिंगर एकदम ओके है। यहाँ फालतू का नाटक क्यों कर रहा है? क्या मुझसे कुछ पैसे ऐंठने हैं? अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई अच्छा नहीं बन जाता। तू जितेंग सुनते ही भड़क गया, मैं तुझसे पैसे ऐंठूंगा? मेरी ये पूरी ड्रेस लाखों की है, बेवकूफ। बात पूरी होती उससे पहले वैन शुफेन ने डांट दिया। वैन शुफेन की भौहें तन गई। मैंने क्या सिखाया है? किसी को गाली मत दो, बाहर ऐसे बदतमीजी मत करो। डू जितेंग तुरंत शांत हो गया, आंख से आंसू बहने लगे। मम्मी, मुझसे गलती हो गई। डू नान को बेटे पर तरस आया, पर अपनी वाइफ की बात के आगे वो कुछ नहीं बोलता था। वैन शुफेन ने जैसे ही बेटे के आंसू देखे, पिघल गई। ओहो मेरे लाल, रो मत, मम्मी ने जानबूझकर नहीं डांटा। चल घर चलते हैं, मम्मी तेरे लिए तेरी पसंद की फिश बनाएगी। डू जिटेंग ने सिर हिलाया और आंटी का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। तभी एक काफी टॉल और अट्रैक्टिव लेडी अंदर आई। उसका लुक एकदम रॉयल और कूल था। डू जिटेंग की आंखें चमक उठी। चिंगच्यू दीदी, क्या आप मुझे लेने आई हैं? शेन चिंगच्यू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। डूनान और उनकी वाइफ को नमस्ते किया, अपनी ठंडी नजरें घुमाई और सीधे मुझ पर आकर रुक गई। उसकी आवाज भारी थी। गुचेन, मैंने सिर हिलाया, हाँ मैं हूँ, मेरे साथ चलो। ओके। मैंने तुरंत अपना बैकपैक उठाया और उसके पीछे हो लिया। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, जैसे मेरी पतली बॉडी का अंदाजा लगा रही हो, फिर अपने आप ही मेरा बैकपैक उठाकर खुद पकड़ लिया। पास खड़ा डू जिटेंग ये सब देखकर हैरान रह गया। होंठ चबाते हुए बोला, चिंगच्यू दीदी, आप गुचेन को कैसे जानती हैं? आपका इससे क्या कनेक्शन है? आप इसे लेने क्यों आई हैं? वो बचपन से शेन चिंग क्यू का दीवाना था, पर शेन चिंग क्यू ने कभी भाव नहीं दिया। फिर ये बंदा किस खेत की मूली है जिसका बैकपैक वो खुद उठा रही है? शेन चिंग क्यू कुछ बोलती उससे पहले मैं आगे आकर खड़ा हो गया। हम मैरिज वाले रिश्ते से मिले हैं, क्या पता आगे लव हो जाए और शादी भी। वो मेरे लिए साइन करने आई है तो इसमें क्या इशू है? कहते हुए मैंने शेन चिंग क्यू का कपड़ा थोड़ा सा खींचा ताकि वो मेरी पोल न खोले। अगर डू जितेंग को पता चल जाता कि मेरी मैरिज हो चुकी है तो कॉलेज में बवंडर मचा देता। डू
जिटेंग का चेहरा गुस्से से बिगड़ा गया। गुचैन, अपनी शक्ल देखी है शीशे में? मेरी चिंगच्यू दीदी के जूतों के बराबर भी नहीं है तू। वो तुझे कभी पसंद नहीं करेगी। सपने देखना बंद कर। दूनान ने माथा सुकेड़ा और डांटा। ये क्या बकवास है, चुपचाप कार में बैठ। फिर वो मेरे पास आया और बोला, बेटा गुचैन, बुरा मत मानना, ये बचपन से जिद्दी है, मैं इसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और नॉर्मल टोन में बोला, ये कैसा भी हो मुझे मतलब नहीं, मुझसे पंगा लेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बाकी इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। बाय। ये कहकर मैंने शेन चिंग क्यू का हाथ पकड़ा और स्टाइल से बाहर निकल गया। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही मैंने शेन चिंग क्यू को देखा। उसने एक प्यारी सी स्माइल दी। हेल्प के लिए थैंक्स। तुम हुआदू कब आए? उसकी आवाज नॉर्मल थी। 3 दिन पहले। मेरा दिल बैठ गया। उंगलियां आपस में मसलने लगा। पहले अलग अलग सिटी में थे तो ठीक था, अब एक ही सिटी में है तो क्या साथ रहना पड़ेगा? मैं इसके लिए तैयार नहीं था तो अनजान बनने का नाटक किया। मैं झूठा हंसा। दोपहर होने वाली है, मुझे घर जाना है, बाय बाय। कहते ही मैं भागने लगा, अपना बैकपैक भी भूल गया। तभी सामने से एक बाइक फुल स्पीड में आई, बस मुझसे टकराने ही वाली थी। शेन चिंग क्यू की फुर्ती कमाल की थी। उसने मेरा हाथ खींचा और मुझे सीधे अपने चेस्ट से लगा लिया। मेरे शरीर की फ्रेश खुशबू और उसकी कूल परफ्यूम आपस में घुल गई। दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे, जैसे टाइम रुक गया हो। थोड़ा संभल कर मैं शर्म से लाल होकर पीछे हटा और अटकते हुए बोला, थैंक यू। शेन चिंग क्यू का फेस नॉर्मल हुआ। उसने बैकपैक मुझे वापस दिया और पूछा, किस ईयर में हो? मैंने सच बताया, मास्टर्स फर्स्ट ईयर। उसकी भौहें उठी जैसे अचरज हुआ हो। 20 की एज में मास्टर्स, पक्का क्लास जंप की होगी। आगे पढ़ाई पर ध्यान देना, लड़ाइयों से दूर रहना। मैंने सीधे बच्चे की तरह सिर हिलाया। हाँ ओके। वो थोड़ा रुकी और बोली, सुना है सैटरडे को दादाजी का 80वां बर्थडे है, मैं भी आऊंगी। मुझे कंपनी का काम है तो साथ नहीं चल सकती, आराम से जाना। मैंने झट से कहा, ओके। फिर मैं सीधे मेट्रो स्टेशन की तरफ भागा जैसे पीछे भूत पड़ा हो। लगातार 2 बॉटल वाटर पी गया, तब जाकर सांस में सांस आई। अपनी वाइफ से पहली मुलाकात भी कहाँ हुई तो पुलिस स्टेशन में। मुझसे ज्यादा अजीब इंसान कौन होगा? पर फिर सोचा, मेरी ये वाइफ दिखने में इतनी सुपर अट्रैक्टिव है, बड़ी बड़ी हीरोइनों से भी बेस्ट, तो घाटे का सौदा नहीं है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करके मैंने सूट पैंट पहना, बैग पैक लिया और इंटर्नशिप वाली कंपनी के लिए निकल गया। जैसे ही डिहेंग बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, पास से एक एटीट्यूड वाली आवाज आई, सुनो ओ लड़के, इधर आओ और मेरा टिफिन बॉक्स उठाओ। मैंने आवाज की तरफ देखा, एक ओवर स्मार्ट बंदा खड़ा था। मुझे बोल रहे हैं क्या? सॉरी, मुझे जॉब पर पहुंचना है, टाइम नहीं है। मैं आगे बढ़ा पर उसने रास्ता रोक लिया। रुक जाओ। मैंने परेशान होकर देखा, कोई काम है? उस बंदे ने ताना मारा, नए लगते हो, मुझे पहचानते नहीं? मेरा नाम मेई रेन्याओ है, मैं इस दीहेंग ग्रुप का फ्यूचर बॉस हस्बैंड हूँ। अगर आज टिफिन नहीं उठाया तो कल ही बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। मैं हंस दिया, मेरा पहला दिन है। अगर एचआर डिपार्टमेंट ने सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि मैंने फ्यूचर बॉस हस्बैंड का टिफिन नहीं उठाया तो ऐसी कंपनी में मुझे काम ही नहीं करना। मैं ही रेन्याओ छिड़कर बोला, ज्वाइन करने से पहले ही इतना एटीट्यूड? तेरे जैसे बंदे को तो किसी फैक्ट्री में स्क्रू कसने का काम भी ना मिले। मैंने टाइम देखा, 8:55 हो चुके थे। मैंने बात कट की, बहस करनी है तो करो, हिम्मत है तो एचआर के पास चलकर बात करो। इतना कहकर मैं सीधे बिल्डिंग में घुसने लगा। मे रेन्याओ पीछे से चिल्लाया, सिक्योरिटी, पकड़ो इसे, ये हंगामा करने आया है। गार्ड्स का मैन बंदा तुरंत भागा और मेरी कॉलर पकड़ ली। तुम यहाँ के स्टाफ नहीं हो, ना ही अपॉइंटमेंट है, अंदर जाना मना है। मैंने अपना गुस्सा दबाकर बोला, मैं नेटवर्क टीम का नया बंदा हूँ, एचआर के पास जा रहा हूँ। उसे थोड़ा याद था पर फिर भी अकड़ में बोला, फ्यूचर बॉस हस्बैंड से पंगा लिया है, अब तुम कभी इस बिल्डिंग में पैर नहीं रख पाओगे। मेई सर का गुस्सा देखा? उन्हें गुस्सा दिलाया तो सफाई का काम भी नहीं मिलेगा, चलो निकलो यहाँ से। कहते हुए उस गार्ड्स के मेन बंदे ने मुझे धक्का देना चाहा। मैंने दांत भींचे, जैसे ही बैलेंस बिगड़ा मेरी बॉडी की पूरी ताकत बाहर निकल आई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और ऐसा उठाकर पटका कि वो सीधे फर्श पर गिरा। उस टाइम ऑफिस आने वालों की भीड़ थी, सब हैरान रह गए। अरे बाप रे, ये लड़का तो कमाल का निकला। गार्ड्स का हेड तो चैंपियन था, इसे एक ही बार में कैसे पटक दिया? ये लड़का दिखता तो दुबला पतला है पर हिम्मत पूरी है, लेकिन पहले ही दिन फ्यूचर बॉस हस्बैंड से पंगा ले लिया और गार्ड को भी पीट दिया। अब तो पक्का जॉब गई। कैसा फ्यूचर बॉस हस्बैंड, ये तो मैं खुद ही बोलता रहता है। हमारी शेन बॉस ने कभी हाँ नहीं कहा, न कभी इसे देखकर स्माइल दी। आसपास की बातें सुनकर गार्ड्स के हेड की बेइज्जती हो गई। वो गुस्से में उठा और बाकी गार्ड्स पर चिल्लाया, टुक टुक क्या देख रहे हो, इस लड़के को बाहर फेंको। अगले ही मोमेंट 7-8 गार्ड्स हाथ नचाते हुए मेरी तरफ बढ़े। देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसी टाइम 88वें फ्लोर पर शेन चिंग क्यू मीटिंग के लिए निकल रही थी। उसकी असिस्टेंट अन्ना भागती हुई आई, मैडम एक नया लड़का ज्वाइन करने आया था, उसने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सारे गार्ड्स को पीट दिया है। शेन चिंग क्यू ने उसे देखा, किसको जॉब पर रखा है जो इतना खतरनाक है? असिस्टेंट ने जल्दी से बताया, 20 साल का लड़का है, हुआदा का स्टूडेंट है, नेशनल नेटवर्क कंपटीशन में फर्स्ट आया था, एचआर ने स्पेशल केस में रखा है, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आएगा। शेन चिंग क्यू ने टेबल पर उंगली बजाई, नीचे का कैमरा फुटेज दिखाओ। जी मैडम। एना ने लैपटॉप पर फुटेज चलाई। शेन चिंग क्यू देखती ही रह गई। 300 स्क्वायर मीटर के हॉल में भारी भीड़ थी। फर्श पर कई गार्ड्स पड़े हुए थे और बीच में व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक लड़का सीना ताने खड़ा था। यह तो वही उसका छोटू हस्बैंड था। कल कॉलेज में मारपीट की और आज कंपनी में आकर सबको कूट दिया। एना को लगा कि मैडम को गुस्सा आ गया है। वो घबराकर बोली, मैडम
आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी भीड़ हटाती हूँ और इस नए लड़के को बाहर निकलवाती हूँ। पर शेन चिंग क्यू का फेस सीरियस हुआ और बोली, HR मैनेजर से कहो नीचे जाए, इस लड़के की ज्वाइनिंग पक्की करे और सैलरी में 10,000 बढ़ा दे। आना ने थूक निगला और सिर हिलाया। जी मैडम। फिर शन चिंक्यू ने आगे कहा, और गार्ड्स के हेड को तुरंत निकालो। रही बात मेई रेन्याओ की, उससे कह दो कि मेरी उससे शादी कभी नहीं होगी। आगे से खुद को फ्यूचर बॉस हस्बैंड बोला तो उसकी पूरी फैमिली को हुआदू से बाहर फेंकवा दूंगी। एन्ना ने तुरंत कहा, जी मैडम। नीचे हॉल में जब मैंने देखा कि आखिरी गार्ड भी उठने लायक नहीं बचा तो बैकपैक उठाकर जाने लगा। गो स्टूडेंट। पीछे से एक कड़क आवाज आई। भीड़ में फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। HR मैनेजर और अन्ना आ गए हैं। अब इस नए लड़के का क्या होगा? मेई रेन्याओ ने एन्ना को देखते ही अपने बाल ठीक किए। देखा, मेरी वाइफ की असिस्टेंट मुझे लेने आई है, यहाँ हाथापाई की है, अब बाहर का रास्ता देख। मैंने अपनी ठुड्डी उठाई और ताना मारा, मेरी कोई गलती नहीं है, खुद भगवान भी आ जाए तो भी शुरुआत गार्ड ने ही की थी। जी यू स्टूडेंट एकदम सही कह रहे हैं, इसमें गार्ड्स के हेड की गलती है। HR मैनेजर चोजिन मेरे पास आ चुके थे, इसलिए कंपनी ने गार्ड्स के हेड को निकाल दिया है और बाकी गार्ड्स का बोनस कटेगा। रही बात गो स्टूडेंट की, तो पहले ही दिन आपके साथ ये सब हुआ, इसीलिए कंपनी आपकी सैलरी हर महीने 10,000 बढ़ा रही है। मुझे लगा मेरे कान खराब हो गए हैं, पर ये तो 10,000 का इंक्रीमेंट था। थोड़ी सी बेइज्जती सहना और पंगे लेना कोई बड़ी बात नहीं। जब कंपनी इतनी समझदार है तो अब और नखरे करना बेकार होगा। मैंने तुरंत सिर हिलाया। थैंक्स, जाओ मैनेजर। ये बात सुनते ही दिहेंग के सारे वर्कर हैरान रह गए और मेई रेन्याओ तो बिल्कुल सुन्न पड़ गया। एना, इस सब का क्या मतलब है? पर एना ने बिना किसी डर के हिम्मत से कहा, गार्ड ने बिना किसी वजह के हमारे वर्कर पर अटैक किया, हमने उसे पुलिस स्टेशन नहीं भेजा, यही बॉस की मेहरबानी है। रही बात गुचेन की, तो उसे नेशनल लेवल का नेटवर्क टेक्नोलॉजी में फर्स्ट प्राइज मिला है, उसकी सैलरी बढ़ाना कंपनी का फैसला है। मेई रेन्याओ अभी भी कुछ बोलना चाहता था, पर एना ने उसे मौका ही नहीं दिया और सीधा आखिरी बार किया, हमारी बॉस ने आपके लिए एक मैसेज भी भेजा है, उनका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है और न ही वो आपसे मैरिज करेंगी। आगे से खुद को कंपनी का फ्यूचर बॉस बोलने की भूल मत करना, वरना मेई फैमिली का नाम हुआचेंग से मिटा दिया जाएगा। ये सुनते ही मैंने देखा कि मेई रेन्याओ एक स्टेप पीछे हट गया, जैसे उसे कोई बहुत गहरा सदमा लगा हो। क्या क्या उसने सच में ऐसा कहा? एना का फेस एकदम प्लेन था, उसने बस कोल्ड वॉइस में कहा, मेई सर, अपनी लिमिट में रहिए। इस फैसले से मैं बहुत ज्यादा हैप्पी था। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था कि मेई रेन्याओ को कैसे निकाला गया। मैं तुरंत मैनेजर के साथ अपनी ज्वाइनिंग की प्रोसेस पूरी करने चला गया। काम बहुत ही इजी था, बस इंटरनल नेटवर्क की सेफ्टी देखनी थी। मैंने चलते चलते एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड की और काम फिनिश। इवनिंग में 5 बजे मैंने टाइम पर ऑफिस से छुट्टी ली, पर जैसे ही मैं अपनी बाइक से पार्किंग से बाहर निकला, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, ऊपर से ऑफिस टाइम का ट्रैफिक, रोड पर बहुत भिड़ेच थी। तभी मेरे पीछे खड्डी 8888 नंबर वाली रोल्स रॉयस से बॉस की स्पेशल असिस्टेंट अन्ना बाहर आई। वो तेजी से मेरे पास आई और मुझे केप दिया जिस पर फ्रोजन कार्टून बना था, उस पर एल्सा और मैजिक स्टिक देखकर मेरा मुंह बन गया। पर रैन तेजी से बरच रही थी तो मैंने मजबूरी में ले लिया। थैंक यू मिस अन्ना, मुझे बस जल्दी घर पहुंचना है। पर आगे जो हुआ उसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगले सिग्नल पर एक तेज आवाज हुई और मेरी सही खड्डी बाइक को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक ब्लैक पोर्शन ने मेरी बाइक का पिछला हिस्सा तोड़ दिया था। फिर रेड शर्ट पहने एक पर्सन बाहर आया और आते ही चिल्लाने लगा, तुम बाइक लेकर फुटपाथ पर क्यों नहीं चलते? मेरे सामने क्यों आ रहे थे? देखो मेरी ब्रांड न्यू कार का क्या हाल कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। गलती तुम्हारी है, तुमने पीछे से हिट किया है। मुझे 500 रुपए निकालो और अपनी कार हटाओ। पर वो पर्सन आंखें दिखाकर हंसने लगा, बड्ढे सपने देख रहे हो, तुमने अचानक ब्रेक लगाया था। रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। वो पर्सन उल्टा मुझे ही पुलिस की धमकी दे रहा था, तो मैं गुस्से में साइड में जाकर खड़ी डीडा हो गया। आज का दिन ही खराब था, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ी डीडच रहा है। मैं पूरा भीग चुका था, ठंडी लग रही थी और माइंड खराब हो रहा था। वो पर्सन अभी भी बकबक कर रहा था, पैसे देने के बजाय उल्टा मुझसे 5,000 रुपए मांग रहा था। जब मेरा पेशेंस खत्म हो गया और मैं खुद पुलिस को कॉल करने वाला था, तभी एक शैडो मेरे ऊपर आई और सिर पर छाता आ गया। फिर एक बहुत ही प्यारी और बोल्ड वॉइस सुनाई दी, मिस्टर, क्या आप इस यंग बॉय को अकेले देखकर परेशान कर रहे हैं? गलती आपकी है, पैसे भी नहीं दे रहे और उल्टा ब्लेम कर रहे हैं। हम आप पर केस कर सकते हैं। मैंने तुरंत पीछे मुड़ कर देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो मेरी वाइफ। वो पर्सन थोड़ा घबरा गया पर फिर भी बोला, किसको डरा रही हो? पर मेरी वाइफ ने एक वर्ड भी नहीं कहा, सीधा अपना फोन निकालकर 110 डायल करने लगी। ये देखते ही वो पर्सन डर गया। पुलिस को मत बुलाओ, मैं दे रहा हूँ, लो 500 रुपए। उसने बिना मन के पैसे मेरी तरफ भराए। मैंने पैसे लिए और उसे आगे बात करना बेकार समझा। फिर बाइक रिपेयर वाले ने कहा कि बाइक कल तक ठीक होगी। मैं सोच में पार्टीडीडीएच गया। तभी मेरी वाइफ बोली, इस टाइम कैब मिलना मुश्किल है, पास में ही मेरा एक अपार्टमेंट है, तुम मेरे साथ चलो। मैंने सोचा ठीक है, आखिर हम हस्बैंड वाइफ हैं। सोचना क्या, पूरे रास्ते हम एक ही छाते में चले। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था
तो मैं थोड़ा साइड होने लगा, पर वो तुरंत छाता मेरी तरफ कर देती। बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर मैंने देखा कि उसका आधा शोल्डर भीग चुका था। ये देखकर मेरा दिल भर आया। मुझे इस मैरिज से कोई उम्मीद नहीं थी, पर मेरी वाइफ तो सच में बहुत केयरिंग निकली। लेकिन घर के गेट पर पहुंचकर वो अचानक रुक गई। कई बार फिंगरप्रिंट लगाने पर भी लॉक नहीं खुला। फिर वो थोड़ा नर्वस होकर बोली, 1 मिनट रुको, मैं पासवर्ड भूल गई हूँ, किसी से पूछकर बताती हूँ। मैं सब समझ गया। इस पॉश एरिया का फ्लैट जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, एक विलेज से आई गर्ल कैसे खरीद सकती है? ये घर पक्का उसके किसी फ्रेंड या रिलेटिव का होगा, वरना वो नीचे का रास्ता ढूंढने में टाइम क्यों लगाती और अब पासवर्ड भी भूल गई। पर लेडीज को अपनी रेस्पेक्ट प्यारी होती है, इसीलिए मैंने भी उसे टोका नहीं। पर जैसे ही डोर ओपन हुआ, मैं हैरान रह गया। 200 स्क्वायर फीट का सुपर लग्जरी फ्लैट और साथ में एक बहुत सुंदर बालकनी। हम दोनों ने अलग अलग शावर लिया। जब मैं कपड़े चेंज करके बाहर आया तो वो सोफे पर बैठकर आराम से चाय पी रही थी। उसका स्टाइल बहुत ही एलिगेंट और अट्रैक्टिव था। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं मेरी ये वाइफ कोई बहुत बड़ी बिजनेस वुमन तो नहीं, पर अगले ही मोमेंट मैंने सोचा, आजकल तो विलेज के लोग भी बहुत अच्छे से रहते हैं, सो स्मार्ट होना नॉर्मल बात है। तभी उसने मेरी तरफ देखा और पास आने का इशारा किया। मैं पास जाकर बैठा और पूछा, तुम अचानक वहां कैसे आ गई? क्या पास में ही जॉब करती हो? उसने मुझे हॉटी दी, पर उसकी आंखों में थोड़ा हिचकिचाहट थी। उसने थोड़ा रुककर बताया कि वो फेंगले ग्रुप में जॉब करती है, जो मेरे सामने वाली दीहेंग बिल्डिंग में ही है। मैं खुशी से हंस पड़ा। वाह, उस कंपनी में तो फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती है। अगर गार्ड की जॉब भी हो तो मंथली 8,000 मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। फिर मैंने खुश होकर बताया, अरे वाह, मैं भी तो तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग दीहेंग में ही काम करता हूँ। वीक में बस 2 दिन जाना होता है। काम इजी है, सैलरी अच्छी है और बाकी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मेरी बात सुनकर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने मेरी तारीफ भी की। अगले ही मोमेंट उसने अपने पर्स से एक बैंक कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। आज से तुम यहीं रहोगे, यहाँ से ऑफिस पास पड्डी ढेगा। कार्ड में पैसे हैं, अपने पॉकेट मनी के लिए रख लो। मैं तो हैरान रह गया। यहाँ रहना, पर हमारी मैरिज की पार्टी तो अभी हुई ही नहीं। मैंने शर्माते हुए कहा, ये सही नहीं लगेगा, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, इतनी जल्दी फादर नहीं बनना चाहता। वो एक पल के लिए रुकी, फिर उसकी प्यारी वॉइस मेरे कानों में गूंजी, यंग बॉय, तुम बहुत आगे की सोच रहे हो। हमारे बीच अभी वो बॉन्डिंग नहीं है। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। उसने समझाया कि हम अलग अलग रूम में रहेंगे। जब मेरा मन करे मैं अपने पुराने घर जा सकता हूँ। वो मेरी लाइफ में कोई दखल नहीं देगी, वो बस मेरी हेल्प करना चाहती है। पर मेरे माइंड में तो अलग ही बातें चल रही थी। जब ये घर तुम्हारा है ही नहीं तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? पर जब उसने इतने प्यार से पॉकेट मनी दी है तो इतनी सुंदर वाइफ की बात कैसे टाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने सीधे बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, जब भी इसका फ्रेंड घर खाली करने को कहेगा मैं रेंट देकर चला जाऊंगा। मैंने आराम से कार्ड अपने बैग में रख लिया। वाइफ अगर हस्बैंड का ख्याल रखे तो इसमें क्या बुराई है? इन पैसों को सेविंग मान लेता हूँ, फ्यूचर में घर लेने के काम आएंगे। फिर उसने पूछा कि खाने में क्या पसंद है, क्या होटल से ऑर्डर कर दें? मैंने तुरंत मना किया। इतने पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत है? पास में ही सुपरमार्केट है, वहां से सामान लाते हैं, मैं कुक करूंगा। भले ही मैंने पहले कभी ज्यादा कुकिंग नहीं की है, पर बेसिक खाना तो बना ही लेता हूँ। उसने अपनी आईब्रो ऊपर की ओर चलने को रेडी हो गई। फिर उसने मुझे एक बैग दिया, इसमें न्यू क्लॉथ्स हैं, चेंज कर लो। तभी मुझे याद आया कि मेरे अपने क्लॉथ्स तो पूरे भीगे हुए थे। ये शर्ट और पैंट देखकर ही लग रहा था कि उसने मेरे शावर लेते टाइम किसी से मंगवाए हैं। भले ही ब्रांड का नाम नहीं पता था, पर दिखने में बहुत क्लासिक थे। मैं मन ही मन बहुत हैप्पी था। वाइफ हो तो ऐसी सुंदर है, केयरिंग है, पैसे भी देती है और जॉब भी अच्छी है, एकदम परफेक्ट। सुपरमार्केट पहुंचकर मैंने सबसे पहले टॉवल, ब्रश जैसी डेली यूज की चीजें ली। मैंने सब एक एक पीस ही उठाया। तभी वो बोली, मेरे लिए नहीं लोगे? मैंने बोलना चाहा पर रुक गया। सही तो है, ये उसके फ्रेंड का घर है तो उसके पास अपना सामान कहाँ से होगा? फिर मैंने हर चीज का एक और पीस ले लिया जो कपल सेट जैसा लग रहा था। तभी मेरी नजर एक बहुत ही क्यूट पिकाचू वाले स्लीपर्स पर पड़ी थी, पर प्राइस देखा तो 89 रुपए। मैंने सोचा रहने देता हूँ, पर उसने बिना कुछ सोचे 2 जोड़ी स्लीपर्स कार्ड में रख ली, एक मेल और एक फीमेल साइज। मैं बस देखता रह गया। फिर उसने बहुत ही प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत लो, इतने पैसे तो हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। मैंने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, मेरा मतलब पैसों से नहीं था, मैं बस ये पूछ रहा था कि क्या तुम भी पिकाचू वाली चप्पल पहनती हो? वह तुरंत अजीब सा महसूस करते हुए पीछे मुड़ गई। मुझे चुनाव करने का मन नहीं था, चलो अब जल्दी से सब्जियां खरीदने चलते हैं। ठीक है। पर जैसे ही हम घर वापस पहुंचे मेरी मम्मी का फोन आ गया। मैंने फोन उठाकर बस इतना ही कहा, मम्मी। उधर से मम्मी ने कुछ ऐसा कहा कि मेरा दिल जोर से धड़का। बारिश शुरू हो गई है, तुम जल्दी घर आ जाओ। मैंने तुरंत मम्मी से झूठ बोल दिया, मम्मी आज रात बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं अपने दोस्त एक्सुमो के घर ही सो रहा हूँ। लेकिन फोन कट करते ही जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मेरी नजर उसकी ठंडी आंखों से टकराई। वह सोफे पर आराम से बैठी थी
और मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी। मेरे साथ रह रहे हो, फिर भी अपनी मम्मी से बताने में डर रहे हो। क्या तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ हैं? मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने तुरंत सफाई दी, अरे नहीं, बात यह है कि तुम अभी तक हमारे घर नहीं आई हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी बात सुनकर वह कहेगी कि ये उसकी गलती है। वीकेंड पर दादाजी का बर्थडे है, मैं खुद तुम्हारे घर जाकर माफी मांगूंगी। मैंने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी ये सोच ही बहुत है। यह कहकर मैं तुरंत किचन की तरफ भाग गया। थोड़ी ही देर में 4 गर्मा गर्म डिश और एक सूप टेबल पर सज गए। लाजी जी, स्पाइसी चिकन, फिश फ्राई, मापो टोफू और शिमला मिर्च आलू की सब्जी। मैंने देखा कि वह वहीं रुक गई। खाने की खुशबू मिलते ही उसकी आंखों के एक्सप्रेशन बदल गए। मैंने हंसते हुए कहा, किस सोच में पड़ गई, जल्दी से हाथ धोकर खाना खाओ। उसने हाँ कहा, हाथ धोए और टेबल पर बैठ गई, पर खाना शुरू नहीं किया। मुझे लगा शायद वह इस बड़े शहर में नई आई है, इसलिए थोड़ी झिझक रही है। मैंने खाना और सूप उसके सामने रखते हुए कहा, हमारी शादी कैसे भी हुई हो, पर अब हम एक फैमिली हैं। मेरे सामने शर्माने की जरूरत नहीं है, चलो खाना खाओ। एक फैमिली। उसने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया, पर उसके हाथ में पकड़ी हुई स्टिक पर उसकी पकड़ अचानक बहुत सख्त हो गई। अगले ही पल उसने चिकन का सबसे बड़ा पीस उठाकर मेरी प्लेट में रख दिया। तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी ग्रोथ की उम्र है, थोड़ा और खाओ। मैं तो वहीं हैरान रह गया। इसका क्या मतलब था भाई? मैं पूरे 27 साल का हूँ, वह मुझे छोटा बच्चा तो नहीं समझ सकती? क्या उसका इशारा किसी और चीज की तरफ था? मैंने अनजाने में नीचे देखा और अपना मुंह बना लिया। क्या तुम लड़कियों को हमेशा बड़ी चीजें ही पसंद आती हैं? थू। उसने जो सूप पिया था वह लगभग बाहर आते आते बचा। उसे 2-3 बार खांसी आई और उसने अजीब नजर से मुझे देखा। आजकल के यंग लड़के इतने ओपन होते हैं क्या? मुंह खोलते ही इतनी बोल्ड बातें। मैंने अपनी आंखें घुमाई। तुम भी तो 27 साल की हो चुकी हो, इतनी मासूम बनने का नाटक मत करो। मुझे सब पता है, कोई भी इतना सीधा नहीं होता। तभी उसने अपने होठों पर एक अजीब सी स्माइल लाते हुए कहा, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया तो लगेगा कि मैं एक असली औरत ही नहीं हूं। मैं डर के मारे जोर जोर से सिर हिलाने लगा और तुरंत उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। मेरी वाइफ बाकी सबसे अलग है, एकदम समझदार, दिलदार और इस दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ है। ये कहते ही मैंने अपना सिर नीचा किया और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि दोबारा उसकी तरफ देखूं। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि मुझे लगा अगर एक बार और देखा तो मेरा कंट्रोल छूट जाएगा। वह धीरे से हंसी और उसने एक और चिकन पीस मेरी प्लेट में डाल दिया। खाना खाने के बाद बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि बिजलियां और जोर से चमकने लगी। एक बहुत तेज आवाज हुई। उसने खिड़की से बाहर देखा और मुझसे पूछा, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अगर डर लग रहा है तो तुम मेरे साथ सो सकते हो। मुझे डर नहीं लगता, मैंने तुरंत जवाब दिया। लेकिन मेरा जवाब सुनकर उसने अजीब सा मुंह बनाया। क्या तुमने कभी सुना नहीं है कि जो पुरुष थोड़े नखरे दिखाते हैं उनकी लाइफ सबसे अच्छी होती है? छे। मुझे तुरंत सुबह वाले उस इंसान की याद आ गई जो अजीब सी आवाज बनाकर बातें कर रहा था। मैंने तुरंत उससे शिकायत की, तुम्हें पता नहीं है, सुबह एक इंसान मुझे अपना टिफिन उठाने का हुक्म दे रहा था और खुद को हमारा होने वाला बॉस बता रहा था। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसे इंसान सबसे बड़े झूठे होते हैं। तुम बाहर जाओ तो कभी ऐसे लोगों के झांसे में मत आना। अच्छा हुआ कि हमारी बॉस बेवकूफ नहीं थी, उसने सीधे अपने असिस्टेंट से कहकर उसे बाहर फेंकवा दिया। मैं पूरे जोश में अपनी बात कह ही रहा था कि मैंने देखा वह अपने दोनों हाथ बांधकर मुझे गुस्से से घूर रही थी। उसने अचानक पूछा, तुम्हें अपनी बॉस के लिए कुछ खास फीलिंग्स हैं क्या? फीलिंग्स की बात ही नहीं है, मैं तो अपनी बॉस को जानता तक नहीं हूँ। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि उस इंसान की बेइज्जती हुई जिससे एक तरह से मेरी इज्जत बच गई। मैंने उससे और बात करना सही नहीं समझा और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह 7 बजे का अलार्म बजा। जैसे ही मेरी आंख खुली, बाहर अब भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं हॉल में गया तो देखा शेन चिंग क्यू रनिंग मशीन पर वर्कआउट कर रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा, सुबह नाश्ते में क्या खाओगी? मैं बना देता हूँ। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, कुछ भी चलेगा, मेरी कोई खास पसंद नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो मैंने सच में सिंपल काम किया। 2 ग्लास दूध गर्म किए और 2 एग रोल बना दिए। नाश्ता करते समय मैंने बाहर की बारिश को देखकर कहा, ये बारिश भी आज ही होनी थी। अगर वीकेंड पर होती तो कितना मजा आता। घर पर बैठकर चाय पीते, चिप्स खाते और मूवी देखते। मेरी बात पूरी होते ही उसने कुछ नहीं कहा, पर वह उठकर अंदर चली गई। किसी को क्या पता था कि उसने अपने असिस्टेंट को फोन करके आईटी टीम से गुचेन के लिए एक नोटिस जारी करवाया कि आज बहुत तेज बारिश है, इसलिए उसकी छुट्टी है। फोन पर असिस्टेंट बहुत खुश हो गई। बॉस, आप अपने स्टाफ का कितना ख्याल रखती हैं। लेकिन शेन चिंग क्यू की अगली बात सुनकर असिस्टेंट के होश उड़ गए। मैंने सिर्फ गुचेन की छुट्टी की बात की है, कंपनी के बाकी सभी लोग ऑफिस टाइम पर पहुंचेंगे। असिस्टेंट वहीं हैरान रह गए। क्या हमारे लिए बारिश में बाहर निकलना सेफ है? क्या वह किसी और दुनिया का इंसान है? इसके तुरंत बाद मेरा फोन बजा। छुट्टी का मैसेज देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। वाह भाई वाह, हमारी बॉस कितनी अच्छी है, ऐसी बेहतरीन कंपनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। मैंने चेंज करके बाहर आई शेन चिंग क्यू की तरफ हाथ हिलाया। तुम ऑफिस जाओ,
मैं तो चला अपनी नींद पूरी करने। यह कहकर मैं वापस अपने कमरे में भाग गया और वह बेचारी वहीं खड़ी रह गई। दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचकर उसने अपनी असिस्टेंट से एक अनोखा सवाल पूछा, जब कोई लड़की पहली बार अपने ससुराल जाती है तो उसे क्या गिफ्ट्स लेकर जाने चाहिए? असिस्टेंट ने बिना सोचे समझे लड़के के घर की हालत पूछी। शेन चिंग क्यू ने शांति से कहा, एक छोटा सा गांव जहां उनकी नाश्ते की दुकान है। यह सुनते ही असिस्टेंट अपनी उंगलियों पर सामान गिनवाने लगी। फिर तो नियम के हिसाब से आधा सुअर, एक पूरी बकरी, 20 पेटी शराब, 20 पैकेट सिगरेट, 20 कार्टन दूध और एक नया फोन देना चाहिए। शेन चिंग क्यू ने यह सब सुना, अपनी जीभ से गाल को छुआ और नापसंदगी जताई। सामान तो बहुत है, पर इनमें से एक भी चीज कीमती नहीं है। फिर भी उसने एक पेपर पर पूरा सामान लिखा और असिस्टेंट को दिया कि ये सब सामान अरेंज करके शनिवार सुबह 10 बजे दिए गए एड्रेस पर पहुंचा दिया जाए। असिस्टेंट वह पेपर हाथ में लिए हैरान खड़ी रह गई कि आखिर उसकी बॉस करने क्या वाली है। देखते ही देखते शनिवार का दिन आ गया। दादाजी का 80वां बर्थडे था, इसीलिए मेरी पूरी फैमिली अच्छे कपड़े पहनकर सुबह सुबह हेल्प करने पहुंच गई। पर मेरे ताऊजी की फैमिली बहुत बन ठन कर आई थी, जैसे सबको दिखाना चाहती हो कि उनके पास कितना पैसा है। खास तौर पर मेरा कजिन गुलिन, जो महंगे ब्रांड्स के कपड़े और हाथ में सोने की वॉच पहनकर घूम रहा था। तभी गेट के बाहर एक स्पोर्ट्स कार की तेज आवाज आई। गुलिन तुरंत चिल्लाया, पक्का श्यूइंग आई होगी, और यह कहते ही वे हवा की स्पीड से बाहर भागा। अगले ही सेकंड एक चमचमाती BMW जेड 4 कार गेट पर आकर रुकी। एन श्यूइंग काला चश्मा पहने, हाथ में 2 शराब की बोतलें लिए पूरी ऐंठ में बाहर निकली। मेरी ताईजी तुरंत आगे बढ़ी और इतनी तेज आवाज में बोली कि पूरे इलाके को सुनाई दे जाए, अरे वाह श्यूइंग, तुम आई वही बहुत था। इतना महंगा सामान लाने की क्या जरूरत थी? ये शराब तो 3000 से भी महंगी आती है ना। अन ज्वेंग ने अपना चश्मा हटाया और बड़ी शान से बोली, आज दादाजी का 80वां बर्थडे है, इसलिए मेरी मम्मी ने खास तौर पर ये 2 बोतलें दादाजी की खुशी के लिए भेजी हैं। तभी आसपास खड़े पड़ोसी और मेहमान मेरी तरफ देखकर बातें करने लगे। गुआई शियांग के बेटे की तो निकल पड़ी, उसको इतनी सुंदर और अमीर वाइफ मिली है। गुचेंग तो एकदम बेचारा है, एक देहाती लड़की से मैरिज कर ली और 6 महीने से उसका चेहरा तक नहीं देखा है। गू बूढ़े आदमी का भी कोई कसूर नहीं है, अपनी ही औलाद का नुकसान कर बैठा। एन ज्वेइंग ने जब ये सब तारीफें सुनी तो उसका एटीट्यूड और बरज गया। वो तो हद पार करके मेरे पास आई और बड़े एटीट्यूड में बोली, कजन तुम अपनी वाइफ को क्यों नहीं बुलाते? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, गू लिन ने ताना मारते हुए कहा, श्वेंग तुम रहने ही दो, गूचन ने तो आज तक अपनी वाइफ को देखा तक नहीं है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक गेट पर 2 बड़े ट्रक्स आकर रुके। ड्राइवर अंकल ने बाहर सिर निकालकर जोर से आवाज दी, क्या ये गुचेन का घर है? मैंने हैरान होकर बाहर कदम बढ़ाया। हाँ क्या बात है? ड्राइवर अंकल ने तुरंत कहा, शेन चिंग क्यू मैडम ने हमें ये सामान डिलीवर करने भेजा है। एक ट्रक में आपकी मम्मी के लिए गिफ्ट्स हैं और दूसरे में आपके ग्रैंडफादर के लिए बर्थडे गिफ्ट्स हैं। क्या? शेन चिंग क्यू, मेरी वो सीक्रेट वाइफ? मैंने तुरंत पूछा। तो वो कहाँ है? लेकिन ड्राइवर ने सिर हिला दिया, मुझे नहीं पता। तभी मेरी बड़ी चाची काई गुचियांग ने जानबूझकर तेज आवाज में कहा, अच्छा तो वही है गूचन की वाइफ और ये 2 ट्रक्स भरकर गिफ्ट्स आए हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि क्या क्या महंगी चीजें भेजी हैं। लेकिन उनकी बात पूरी होते ही ड्राइवर ने ट्रक से आधा सुअर उतारकर कंधे पर रख लिया। ये देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगी, हा 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 हा, गुचेन तुम्हारी वाइफ सच में देहाती ही निकली। ये गिफ्ट देने का तरीका भी कितना पुराना है। आस पास के लोग भी आपस में बातें करने लगे। सबकी आंखों में तरस और मजाक उड़ाने वाला भाव था। एक ही फैमिली की दोनों बहुएं हैं, पर इसके पार्टनर और गुलिन के पार्टनर में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बड़ी सिस्टर गु यूमो को बहुत गुस्सा आ गया। चाची देहाती होने में क्या बुराई है? मेरी भाभी हमारी रिस्पेक्ट करती हैं। दूसरी सिस्टर गु शुयाओ ने भी कहा, मेरे भाई ने देहाती लड़की से मैरिज की तो क्या हुआ, अगर भाभी घर नहीं चला सकती तो हम तीनों सिस्टर्स हैं ना। तीसरी सिस्टर ने तो मुझे सीधा पीछे करते हुए कहा, फिक्र मत करो, जो गुलिन के पास है वो सब गुचेन के पास भी होगा, एक चीज भी कम नहीं होगी। जब मेरी सिस्टर्स मेरे लिए स्टैंड ले रही थीं, तभी क्राउड में से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, अरे बाप रे, ये सब माउताई शराब है और साथ में सॉफ्ट झोंग हुआ सिगरेट भी। सबकी नजरें अचानक उस ट्रक पर टिक गईं। ड्राइवर एक एक करके डिब्बे उतार रहा था। पूरे 20 बॉक्स माउताई और 20 पैकेट सॉफ्ट झोंग हुआ। भाई साहब, एक ट्रक का सामान ही 5 लाख का था। और हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने 2 ट्रक्स एक जैसे भेजे थे, यानी सीधे 10 लाख का खर्चा। गुचेन की वाइफ तो पक्का कोई नई नई अमीर बनी देहाती निकली। इसके सामने एन श्यूइंग की 2 बॉटल्स तो एकदम छोटी लग रही थी। मेरी मम्मी तो हैरान रह गईं। उन्होंने धीरे से मुझसे पूछा, तुम्हारी वाइफ आखिर करती क्या है? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही ड्राइवर अंकल हाथ में एक आर्मी ग्रीन कलर का ट्रैवल बैग लेकर मेरे पास आए। गु सर, ये शेन चिंग क्यू मैडम ने आपके लिए 20 लाख कैश भेजा है, इसे चेक कर लीजिए। 20 लाख? ये
सुनते ही आसपास के लोगों की सांसें थम गईं। सबकी जलन और हैरानी भरी नजरों के बीच मैंने धीरे से बैग खोला। उसमें कड़क लाल लाल नोटों के बंडल रखे थे। मैंने उसमें से 2 नोट निकालकर ड्राइवर को दिए। थैंक यू, आपने बहुत मेहनत की। ड्राइवर के जाने के बाद सारे गेस्ट पागल होकर हमारे पास आ गए। शिफैन, तुम्हारी ये बहू कौन सी हस्ती है भाई, इतनी अमीर और इतनी बड़े दिल वाली। इन मौका परस्त लोगों की बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। चाय गुशियांग की फैमिली का चेहरा एकदम काला पड़ गया था और अनस्वेइंग तो गुस्से में अपनी 2 बॉटल्स को वहीं पटक कर तोड़ना चाहती थी। मैं अपनी हंसी रोक रहा था। अब बताओ कौन है असली देहाती? गू लिन फिर भी खुद को सही साबित करने में लगा था। उसने जलन में मुझसे कहा, गू चेन, तुम्हारी वाइफ अचानक अमीर बनी है, संभल कर रहना। मैरिज के 6 महीने बाद भी सामने नहीं आई। आज भी सिर्फ गिफ्ट्स भेजे पर खुद नहीं आई। लगता है दिखने में बहुत खराब होगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गेट से एक बहुत ही प्यारी और शांत आवाज आई, सॉरी चैन, मुझे आने में देर हो गई। अगले ही पल एक बहुत ही रॉयल और एटीट्यूड वाली वुमन अंदर आई। उसकी आंखें और चेहरा बहुत खूबसूरत थे। उसकी एक नजर पड़ते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। यहाँ तक कि टाइम पास करने वाली आंटियां भी देखती रह गईं। वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। मैं तुरंत उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए सबको इंट्रोड्यूस कराया। ये मेरी वाइफ है, शेन चिंग क्यू। क्राउड में तुरंत टहलका मच गया। अरे वाह, गुचेन की किस्मत तो बहुत अच्छी है। वाइफ अमीर तो है ही, साथ ही किसी फिल्म स्टार से भी ज्यादा सुंदर है। और सबसे बड़ी बात, अपनी सास के लिए इतनी दिलदार है। कुछ लोगों की तरह सिर्फ 2 बॉटल्स लेकर नहीं आई। गुचेन ही असली लकी इंसान है। सबकी तारीफों के बीच शेन चिंग क्यू सबसे पहले ग्रैंडफादर के पास गई। गु ग्रैंडफादर, आपको हैप्पी बर्थडे। मेरे ग्रैंडफादर बाहर गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपके लिए विशेष देने भेजा है। ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को इतना शानदार देखकर बहुत खुश हुए। उनकी टेंशन दूर हो गई। बहुत बढ़िया शेन चिंग क्यू, बैठो, आगे भी आती रहना। इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद शेन चिंग क्यू मेरे मम्मी पापा के पास गई और रिस्पेक्ट से नमस्ते किया। पापा, मम्मी सॉरी, मैं आउट ऑफ कंट्री थी, इसलिए अब मिलने आ पाई, मुझे माफ कर दीजिएगा। असल में उसने बाहर खड़े होकर सबकी बातें सुन ली थी। मेरे पापा थोड़ा एटीट्यूड दिखाने की सोच रहे थे, पर मेरी मम्मी का चेहरा तो खुशी से खिल उठा। अपने ही घर में सॉरी कैसा, तुम दोनों बस अच्छे से रहो। मेरी मम्मी अपनी इस बहू से बहुत खुश थी। उन्होंने तो माओताई की 2 बॉटल्स उठाकर काई गुईशांग को दे दी। भाभी, ये लीजिए, इतने गिफ्ट्स आए हैं तो 2 बॉटल्स आप भी ले जाइए, भाई साहब के काम आएंगी। काई गुईशांग का चेहरा एकदम खराब हो गया। जलन के मारे उसका बुरा हाल था, फिर भी मजबूरी में मुस्कुराते हुए सामान लेना पड़ा। और गूलिन का तो दम ही घुट रहा था। वो शेन चिंग क्यू को एकटक देखे जा रहा था। उसकी आंखों में अफसोस साफ दिख रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि शेन चिंग क्यू इतनी सुंदर और अमीर है तो वो कभी भी उसको मेरे हाथ में नहीं जाने देता। खाना खाते टाइम भी उसका मन नहीं लग रहा था। जब उसने शेन चिंग क्यू को प्यार से मुझे खाना सर्व करते देखा और फिर अपनी वाइफ एंड श्यूइंग को जोर जोर से खाते देखा तो उसका दिल और दुखने लगा। एंड स्वेइंग भी बेवकूफ नहीं थी। उसको समझ आ गया था कि उसके हस्बैंड का ध्यान कहाँ है। वो भी गुस्से में लगातार ड्रिंक किए जा रही थी। एंड स्वेइंग का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने ड्रिंक के नशे में मेरी वाइफ पर अटैक किया। सुना है तुम किसी छोटे एरिया से हो, वैसे करती क्या हो? शेन चिंग क्यू ने उसको ऐसे देखा जैसे सामने कोई बेवकूफी हो, पर फिर भी आराम से कहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से PhD और फेंगले ग्रुप में काम करती हूँ। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। ग्रैंडफादर भी हैरान रह गए। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। मेरी वाइफ तो सच में बहुत खास निकली। पर अनस्वेइंग हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने बात को घुमाने के लिए फिर पूछा, तो क्या यहाँ अपना हाउस या कार खरीदी है? शेन चिंगच्यू ने सिर हिलाया। 2 हाउस हैं। अब तो अनस्वेइंग पूरी तरह चिढ़ गई। वो हाउस की लोकेशन और साइज पूछने पर अड़ गई। उसको यकीन नहीं था कि कोई देहाती उससे ज्यादा अमीर हो सकती है। पर शेन चिंगश्यू थोड़ा सोचने लगी। काई गुचियांग ने उसको शांत देखा तो लगा कि कोई कमी मिल गई है। वो तंज कसते हुए बोली, कोई बात नहीं, जितना है बहुत है। तुम्हारे कजन का हाउस भी 160 स्क्वायर फीट का है, जिसकी कीमत 90 लाख है। तभी शेन चिंगक्यू ने एकदम नॉर्मल होकर कहा, हाँ ठीक है, मेरा एक हाउस सिटी से बाहर है और एक छोटा हाउस गुचेंग यीपिन में है, बस 200 स्क्वायर फीट के आसपास। अनस्वेइंग ने अपना ग्लास टेबल पर पटका। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम मुझे पागल समझती हो? गुचेंग यीपिन में 3 लाख का एक स्क्वायर फीट है। वो हाउस तो 7 से 8 करोड़ का होगा। चाहे गुइसियांग भी बीच में चिल्लाने लगी, तो ये सब झूठ बोल रही थी। अमीर बनने के लिए इतनी महंगी शराब ले आई, कितनी बेवकूफ है। मैंने तो पहले ही कहा था, इसकी किस्मत मेरे बेटे से अच्छी कैसे हो सकती है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बोलने ही वाला था, पर शेन चिंगक्यू ने मेरा हाथ पकड़ा और शांति से कहा, खाना खाओ। उसका ये शांत अंदाज का गुइसियांग और उसकी फैमिली को ऐसा लगा जैसे वो डर गई है और उसका झूठ पकड़ा गया है। घर पहुंचने के बाद मेरी मम्मी ने शेन चिंगक्यू के लिए चाय बनाई और उसको सांत्वना देने लगी। चिंगक्यू, मम्मी समझती हैं कि तुम अपनी जगह सही हो, पर मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। बस तुम दोनों मेहनत करो, हाउस तो एक दिन बन ही जाएगा। ये सुनकर शेन चिंगक्यू का दिल भर आया। उसे समझ आ गया कि मेरी मम्मी भी यही सोच रही हैं कि वह सिर्फ बड्डी बड्डी बातें फेंक रही है। इसके तुरंत बाद मेरी मम्मी ने उससे नाइट में यहीं रुकने को कहा। मैंने ऑन द स्पॉट मना किया। मम्मी, ये रुक तो जाएगी पर सोएगी कहाँ? मेरी मम्मी ने ऐसे बोला जैसे ये तो
बहुत नॉर्मल बात हो, ऑब्वियसली तुम्हारे रूम में सोएगी, तुम दोनों की मैरिज को 6 मंथ्स हो चुके हैं, अब तो तुम ओल्ड कपल हो, इसमें शर्माना कैसा। उस मोमेंट पर मेरा माइंड एकदम ब्लॉक हो गया। सबकी आंखों के सामने मैं बस इतना ही बोल पाया, ओके ये मेरे साथ सोएगी, शेन चिंग क्यू, मेरे साथ ऊपर चलो, मैक्सिमम क्या होगा मैं फ्लोर पे सो जाऊंगा। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वह सच में मेरे पीछे पीछे मेरे रूम में आ जाएगी। उसको रूम में लाते ही माहौल बहुत अजीब और शांत हो गया। मैंने सोफे की तरफ इशारा करके उसको बैठने को कहा। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख ही रहे थे कि सडनली डोर नॉक हुआ। मेरी बड्ढी सिस्टर गु यूजू अंदर आई। उसने अपने हैंड क्रॉस किए और मेरी वाइफ को कोल्ड लुक देकर बोली, हमारे हाउस में पैसों से ज्यादा कैरेक्टर की वैल्यू है, कम बातें फेंका करो। इतना बोलते ही उसने एक बैंक कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। इसमें 20 लाख रुपए हैं जो मेरी कंपटीशन की प्राइस मनी है, तुम दोनों कुछ और ऐड करके अपने हाउस का डाउन पेमेंट कर देना। इतना बोलकर उसने मुझे कुछ बोलने का चांस भी नहीं दिया और डोर जोर से बंद करके चली गई। मैं अभी हैरान ही था कि डोर फिर से खुला और सेकंड सिस्टर गुशाओ अंदर आई। उसने बिना कुछ सोचे समझे टेबल पर कार्ड रखा और बोली, इस कार्ड में 30 लाख रुपए हैं, इसे हाउस बाय करने में यूज कर लेना। मैंने बस सेकंड सिस्टर ही बोला था कि उसने मेरे हेड पर हाथ फेरा और वापस चली गई। फिर मेरी थर्ड सिस्टर गु वानतांग भी आ गई, पर जैसे ही उसने बोलना स्टार्ट किया मेरी वाइफ का फेस चेंज हो गया। थर्ड सिस्टर ने मेरी वाइफ के क्लोथ्स देखकर बोला, हार्मेस की शर्ट, वेयरसेस का सूट और ये मास्टर की बनाई हैंडमेड वॉच। वाइफ जी, अगर ये सब ओरिजिनल है तो इसकी प्राइस कई करोड़ डीडीएच होगी। मेरी वाइफ ने स्माइल करके कहा, सब फेब्रिकेटेड है, बस हाउस सच है। थर्ड सिस्टर ने अपना फेस बनाया, उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हुआ। उसने भी एक बैंक कार्ड निकाला और सीधे टेबल पर फेंक दिया। चलो, अपनों के सामने ये सब बोलने की नीड नहीं है, इसमें 1 करोड़ रुपए हैं, इससे फुल कैश में हाउस आ जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, अगर तुमने मेरे ब्रदर के साथ कुछ गलत किया तो हम तीनों सिस्टर्स तुम्हें छोड़ देंगी नहीं। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, पर तभी मेरी मम्मी धीरे से रूम में आई। उनके हाथ में एक पासबुक और एक कार्ड था। चिंगचियो, तुमने जो वाइन और सिगरेट भेजी थी वह मैंने रिटर्न कर दी, उससे 3 लाख रुपए मिले। तुम्हारे दिए 20 लाख और मेरी और तुम्हारे पापा की लाइफ सेविंग्स के 20 लाख मिलाकर तुम लोग जल्दी से हाउस बाय कर लो। अपना हाउस होगा तभी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। मैं टेबल पर रखे सारे कार्ड्स और पासबुक को देखता रहा। मेरा हेड चकरा गया। देखते ही देखते मैं 2 करोड़ रुपए का ओनर बन गया था और मेरी वाइफ, वह तो एकदम हैरान होकर देखती ही रह गई। उसे समझ आ गया कि अब अगर उसने सच बताया भी तो फैमिली यही सोचेगी कि वह और भी बद्दी बड्डी फेंक रही है। मैं अपनी फैमिली के पैसे कैसे ले सकता था? मैंने तुरंत एक एक करके सारे कार्ड्स और पासबुक सबको वापस कर दिए। इवनिंग के टाइम मेरे पापा की आवाज ने सबकी चुप्पी तोड़ दी। यूजू, मम्मी की हेल्प के लिए किचन में जाओ। शाओयाओ, बाहर से स्नैक्स ले आओ। वांग टैंग, तुम जाकर रोस्टेड मटन का ध्यान रखो। मेरी वाइफ शेन चिंग क्यू ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या उसे नीचे हेल्प के लिए जाना चाहिए। मैंने सीधे मना कर दिया। हमारे हाउस में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा था, लेकिन उसने बोला कि वह हेल्प करेगी। एक रिच गर्ल जिसने कभी कोई काम नहीं किया, वो खुद काम करने जा रही थी। वह नीचे गई। मेरे पापा और थर्ड सिस्टर बाहर तंदूर सेट कर रहे थे। तंदूर पर वही मटन रोस्ट हो रहा था जो वह लाई थी। थर्ड सिस्टर ने मजाक में कहा, तुम्हारे ब्रांडेड क्लोथ्स गंदे हो गए तो हम पे नहीं कर पाएंगे। पर मेरी वाइफ ने अपना जैकेट उतारा और हंसते हुए बोली, गंदे होंगे तो नए ले लेंगे, इतने पैसों की कोई टेंशन नहीं है। थर्ड सिस्टर ने अपना फेस बनाया और ब्रश उसके हाथ में थमा दिया। ओके, तुम बहुत कूल हो ना, तो तुम ही मटन पर ओनर लगाओ। पर अगले ही सेकंड मुझे सेकंड फ्लोर पर अपनी वाइफ की क्लास लगती हुई सुनाई दी। अरे बहुत ज्यादा हो गया, क्या पूरा ओनेल उंडेल दोगी? इसको टर्न करो, जल गया, दिखता नहीं क्या? मुझे सिस्टर मत बोलो, तुम मेरी सिस्टर बन जाओ प्लीज, थोड़ा फास्ट करो, फायर बुझ जाएगी। मुझसे और सुना नहीं गया। मैं भागता हुआ नीचे आया। थर्ड सिस्टर, तुम्हारी आवाज इतनी लाउड क्यों है? मेरी वाइफ पर चिल्ला क्यों रही हो? वह तुमसे 5 इयर्स बड्डी है, थोड़ी रिस्पेक्ट तो करो। थर्ड सिस्टर दुखी होकर बोली, विलेज से आई गर्ल है, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल रिच प्रिंसेस की तरह बिहेव कर रही है। मैंने तुरंत अपनी वाइफ के हाथ से ब्रश ले लिया और उसको रेस्ट करने के लिए बोला। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा था, बस ये सोच रहा था कि वे हमारे हाउस के बारे में गलत ना सोचे। पर वह एंग्री होने के बजाय बहुत हैप्पी लग रही थी। वह एक चेयर पर बैठ गई और आराम से रिलैक्स करने लगी। मेरी थर्ड सिस्टर मुझ पर चिल्लाई, छोटे, अभी से अपनी वाइफ की साइड लेने लगा, बस उसके ब्यूटीफुल फेस पर फिदा हो गया ना? मैंने हंसकर कहा, ब्यूटी ही सब कुछ है, तुम्हें नहीं पता क्या? तभी मेरी सेकंड सिस्टर वापस आई। वह 4 कप टी लाई थी। उसने लास्ट कप मेरी वाइफ को दिया। मेरी वाइफ ने ऐसा कभी नहीं पिया था, उसने मना कर दिया, मैं नहीं पीती। सेकंड सिस्टर ने जबरदस्ती उसके हाथ में थमा दिया। तुम्हारी एज चाहे जो हो, जब तक तुम मेरे ब्रदर की वाइफ हो, तुम हमारी छोटी सिस्टर जैसी हो। मेरी वाइफ एकदम सरप्राइज्ड रह गई। उसने बाद में बताया कि उसकी अपनी रियल सिस्टर ने भी कभी उसे इतना लव नहीं दिया जितना इस हाउस में तीनों सिस्टर्स दे रही थी। उसने चाय ली और धीरे से बोली, ठीक है मैं पीती हूँ। हम सब ऐसे ही बैठकर टी पी रहे थे और मम्मी पापा और सिस्टर्स को काम करते देख रहे थे। सनसेट हो रहा था, चारों तरफ से अच्छी खुशबू आ रही थी। नेबर्स भी मेरी फैमिली की नई वाइफ की तारीफ कर रहे थे। रोस्टेड मटन रेडी हो गया था। डिनर टेबल पर पूरे 16 टाइप के फूड सजे थे। मेरी थर्ड सिस्टर बोली, मम्मी ने हमारे लिए कभी इतना सारा फूड बनाया है क्या? मम्मी ने तुरंत उसके हेड पर टच किया, तुम भी कोई हस्बैंड ले आओ, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही बनेगा। पर मेरी तीनों सिस्टर्स, एक 26 की, एक 24 की और एक 22 की, किसी का भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मेरी सेकंड सिस्टर ने तुरंत कहा,
हाँ, आज वाइफ का स्पेशल डे है, बॉयफ्रेंड की बात मत करो, चलो ड्रिंक करते हैं। इतना कहकर उसने वाइन की बोतल ओपन कर दी। मेरे पापा ने भी हैप्पी होकर कहा, सबके ग्लास फुल करो, आज पूरी फैमिली हैप्पी है। एक के बाद एक ड्रिंक होने लगी। सडनली मैंने अपनी वाइफ शेन चिंग क्यू के ग्लास पर हाथ रख दिया। बड्ढी सिस्टर, ये कुछ दिन पहले बीमार थी, इसको ज्यादा नहीं पीना चाहिए। मेरे माइंड में टेंशन थी कि ड्रिंक करके कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेरी वाइफ ने भी मेरा साथ दिया, उसने 2 बार कफ किया और बोली, हाँ तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है। ये सुनते ही मेरे पापा ने भी ड्रिंक करना बंद कर दिया। पर थर्ड सिस्टर बोली, अरे ये नहीं पी रही तो क्या हुआ, हम पीते हैं, ये डेली बहुत स्ट्रेस में रहती है, आज एंजॉय करने दो। पर सेकंड सिस्टर डॉक्टर थी, उसने कहा कल उसकी सर्जरी है तो वह नहीं पी सकती। बड्ढी सिस्टर ने भी मना कर दिया कि क्लाइंट्स के साथ बहुत पी चुकी है। यहाँ तक कि पापा भी मम्मी के डर से पीछे हट गए। मैंने अपना ग्लास फुल किया, चलो थर्ड सिस्टर मैं तुम्हारे साथ पीता हूँ, तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए हैं, तुम्हारे साथ तो ड्रिंक बनती है। एट द एंड हम दोनों फुल टोल हो गए। मेरी थर्ड सिस्टर रोने लगी। मेरी लाइफ बहुत खराब है, बचपन में दोनों सिस्टर्स से मार खाई और अब मैरिज का प्रेशर है। अगली बार मैं कभी इस अर्थ पर जन्म नहीं लूंगी। और मैं किसी फूल की तरह हंसे जा रहा था। मैंने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। सिस्टर तुम बहुत दुखी हो, पर मैं बहुत हैप्पी हूँ। हाउस में मम्मी पापा का लव मिलता है, बाहर सिस्टर्स प्रोटेक्ट करती हैं, और अब मेरी वाइफ भी आ गई है। मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल और कूल है। मेरी मम्मी से और सुना नहीं गया, उन्होंने तुरंत आकर मेरा माउथ बंद कर दिया। शू शूफेन से अब और सुना नहीं गया, उन्होंने तुरंत मेरा मुंह बंद किया। छिंचियो, तुम इसकी बात पर हंसना मत, ये लड़का आमतौर पर शराब नहीं पीता, आज बस कुछ ज्यादा ही खुश था। शेन चिंग क्यू ने सिर हिलाया। हाँ मुझे समझ आ रहा है। मम्मा आप सब जल्दी रेस्ट कर लीजिए, मैं इसको फ्रेश अप होने के लिए ले जाती हूँ। ठीक है, तुमने बहुत हेल्प की। जब शेन चिंग क्यू मुझे रूम में ले आई तो मैं तो अपनी ही धुन में मस्त था। मैं तुमसे बता रहा हूँ, मेरी वाइफ किसी भी सुपर मॉडल से ज्यादा सुंदर है, उसको साथ लेकर घूमूं तो बहुत प्राउड फील होता है। शेन चिंग क्यू के चेहरे पर एक स्माइल आई, उसने मेरी कमर पर हाथ रखा। तुम मुझे पसंद करते हो। मैंने अपनी आधी बंद आंखों से उसकी तरफ देखा। क्या ये मेरी ब्यूटीफुल वाइफ नहीं है? तुम यहाँ कैसे आई? शिन चिंग क्यू कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उसके गले में हाथ डाल दिया। शू कुछ मत बोलो, एक किस करो। मैंने आज तक कभी किस नहीं किया है। शेन चिंग क्यू की हार्ट बीट अचानक तेज हो गई। मेरी कमर पर रखा उसका हाथ गर्म होने लगा। उसकी आवाज थोड़ी हैवी हो गई। गू चेन, क्या तुम जानबूझकर ड्रिंक करने का नाटक कर रहे हो ताकि मेरा फायदा उठा सको? हम हस्बैंड वाइफ हैं, फायदा उठाने जैसी बात मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें ये सब ड्यूटी पूरी करनी चाहिए? टेंशन मत लो, मुझे पूरी तरह से तुम नहीं चाहिए, बस एक किस चाहिए। ये बोलकर मैंने आंखें बंद की और शेन चिंग क्यू के लिप्स पर किस कर दिया। वह बहुत सॉफ्ट थे, मुझे किस करना आता नहीं था, मैं बस अपने लिप्स से उसके लिप्स को टच कर रहा था। पागल! शेन चिंग क्यू हल्का सा हंसी, उसने मेरा सिर पकड़ा और मुझे किस करने लगी। वह बस मुझे सिखाना चाहती थी, पर मैं पूरी तरह उसकी बाहों में आ गया था। इससे उसकी सांसें तेज होने लगी और उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, पर मैंने उसे थोड़ा पीछे कर दिया। उफ, बस बहुत हुआ, अब और नहीं, वरना मेरे पेट में पेन होने लगेगा। शेन चिंग क्यू हैरान रह गई, उसका दिमाग घूम गया। हिलो मत, मैं तुम्हें फ्रेश अप कराती हूँ। मुझे फ्रेश अप कराने के बाद वह खुद वॉशरूम गई। अगली मॉर्निंग जब मेरी आंख खुली तो देखा पास में एक ब्यूटीफुल गर्ल सोई है। ओह शिट, मैंने तो कल रात फ्लोर पर सोने का सोचा था ना, फिर मैं शेन चिंग क्यू के साथ कैसे सो गया? मैं कुछ सोच पाता उससे पहले पास में सोई शेन चिंग क्यू भी जाग गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। छोटे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? मैंने अचानक सिर उठाया और थोड़ा पीछे खिसक गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जो हमेशा उछल कूद करता रहता था इस वक्त एक डरे हुए रैबिट जैसा लग रहा था। शेन चिंग क्यू तुरंत समझ गई। क्या तुम्हें लग रहा है कि कल रात हमारे बीच कुछ हुआ? क्या ऐसा नहीं हुआ? शेन चिंग क्यू ने स्माइल की और मेरे कान के पास आकर धीरे से बोली, तुम्हारी विश तो बहुत थी, तुम मुझे हक करके किस कर रहे थे और बेबी की बात कर रहे थे, पर मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैंने तुम्हें दूर कर दिया, सो कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। मैंने उसे किक मारी। नशे की बातों का कोई मतलब नहीं होता, मैं फ्रेश अप होने जा रहा हूँ। ये कहकर मैं वॉशरूम की तरफ भाग गया और बेड पर बैठी शेन चिंग क्यू की स्माइल और बड़ी हो गई। जैसे ही मैं नीचे आया मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें किस टेस्ट का बन? बाओजीज खाना है, मैं किचन से ले आता हूँ। भले ही सुबह के 8 से ज्यादा बज चुके थे, पर वीकेंड होने की वजह से शॉप पर बहुत भीड़ थी। ज्यादातर लोग आसपास के ही थे। अगर वे शेन चिंग क्यू को देखते तो तरह तरह की बातें करते, पर शेन चिंग क्यू को मेरी इस चालाकी का पता नहीं था। उसने स्माइल करते हुए कहा, मैं एकदम फिट हूँ, तुमसे खाना क्यों मंगवाऊंगी? वैसे भी नीचे जाकर अंकल आंटी को विश तो करना ही पड़ेगा। यह कहकर वह रूम से बाहर निकल गई। अरे मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था, मैं भी उसके पीछे चला गया। नीचे आंटी और अंकल लोग बहुत खुश होकर मिले। वाह, वो चेन सोकर उठ गया। ब्रेकफास्ट किया क्या? आ जाओ हमारे साथ ही खा लो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हंसूं या रोऊं। तभी शेन चिंग क्यू ने एक बड़े बॉस की तरह कहा, आप सभी के प्यार के लिए बहुत थैंक्स, आज आप सबका ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से है, सब एंजॉय कीजिए। वहाँ लगभग 20-25 लोग थे, सब खुश हो गए। सही कहते हैं, जैसी फैमिली वैसी वाइफ। शेन चिंग क्यू कितनी अच्छी है, गुचेन के लिए एकदम परफेक्ट है। पर कुछ लोग जलते भी थे तो वे अजीब बातें करने लगे, जैसे गुलिन का फ्रेंड क्यू यी चेन। उसने ताना मारा, गुचेन तुम्हारी वाइफ कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही है, खुद तो शो ऑफ करती ही है, अब तुम्हारे पेरेंट्स का खाना फ्री में बांटकर शो ऑफ कर रही है। सुंदर होने का क्या फायदा है, तो चीटर ही। शेन चिंग क्यू ने गुस्से से देखा, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे अंकल आंटी जितनी मेहनत करते हैं मैं उनका नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं इस ब्रेकफास्ट का डबल मनी पे करूंगी।
रिलेशन अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। आज मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं। बाकी लोगों ने भी उसका सपोर्ट किया। सब मिलकर बोलने लगे तो क्यू यू इचेंग गुस्सा होकर वहां से चला गया। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था, मैं बस खाने में बिजी था। जब सब चले गए तो शेन चिंग क्यू ने गु शैन से पूछा, अंकल इस सब ब्रेकफास्ट का कितना मनी हुआ? मैं कार्ड से पे कर देती हूँ। गु शान ने अपने हाथ साफ की और कहा, तुम तो अपनी ही हो, तुमसे मनी कैसे ले सकता हूँ? पर शेन चिंग क्यों नहीं मानी? मैंने पहले ही कहा था, काम अलग है और रिलेशन अलग। गु शान ने उसे देखा और स्माइल करते हुए कहा, तुम बहुत स्मार्ट हो, मुझे तुम पर प्राउड है। फिर उन्होंने स्वाइप मशीन निकाली। टोटल 72 हुए, पे कर दो। पेमेंट करने के बाद शेन चिंग क्यू बोली, आंटी अंकल गुचेन, मुझे कंपनी के काम से जाना होगा, फिर कभी आऊंगी। शू शीफन चाहती थी कि वह लंच करके जाए, पर अब रोकना ठीक नहीं था। गुचेन तुम चिंक्यू को बाहर तक छोड़ाओ, इसकी नीड्स नहीं है, कंपनी की कार आ चुकी है। ठीक है फिर ध्यान से जाना। ओके आंटी। जाने से पहले शेन चिंक्यू ने मेरे बालों को टच किया। सी यू टुमारो। छोटे बच्चे। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह चली गई। वह लगभग 1 किलोमीटर तक वॉक करके गई जहाँ रोड पर रोल्स रॉयस कार खकी थी। वह कार में बैठ गई। बॉस अब कहाँ चलना है? कंपनी। ओके। एना ने सिर हिलाया पर उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, बॉस आपका वह कौन सा फ्रेंड है जिसकी आप इतनी केयर करती हैं? आपने उसके कहने पर गिफ्ट्स भेजे और उसके घर जाकर उसकी हेल्प भी की। गिफ्ट्स की बात सुनते ही शेन चिंग क्यू का मूड ऑफ हो गया। उसने सीरियस होकर कहा, तुम्हारा इस मंथ का बोनस कट गया क्या? आना को पसीना आने लगा। बॉस प्लीज ऐसा मत कीजिए, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगी। शेन चिंगच्यू ने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से उसकी तरफ देखा। आना पूरी राह यही सोचती रह गई कि आखिर माजरा क्या है। उसकी बॉस का मूड दिन ब दिन इतना गरम नरम क्यों होता जा रहा है? मंडे की मॉर्निंग में स्कूल की छुट्टी के बाद जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला, देखा कि बहुत सारे बॉयज एक साथ जमा हैं और इतने एक्साइटेड हैं जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। मैंने ऐसे ही नजर उठाकर देखा, ओ तेरी, वो वुमन कोई और नहीं मेरी वाइफ थी। जैसे ही आगे बढ़ने लगा अचानक रुक गया। अगर इस टाइम वहां गया तो इन सारे बॉयज का दुश्मन बन जाऊंगा। यह वुमन तो सच में अटेंशन खींचने में माहिर है। मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ और फिर उसे कॉल करूंगा। पर जैसे ही मैं चुपके से खिसकने लगा, पीछे से शेन चिंग क्यू की रौबीली आवाज आई, गुचैन तुम भाग क्यों रहे हो? मैं पीछे घूमा और उसके थोड़े अपसेट फेस को देखा। हाँ हाँ, कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों की इतनी पहचान नहीं है, इसलिए पहचान ही नहीं पाया। सॉरी यार। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कार में बैठो, उसने थोड़े गुस्से में कहा। ओके ओके। सब बॉयज की जलती हुई नजरों के बीच मैं फटाफट आगे वाली सीट पर बैठ गया। स्पीड में भागती कार को देखकर स्कूल गेट पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इतनी ब्यूटीफुल गर्ल इस मुसीबत गुचेन को लेने आई थी। उफ, बहुत दुख हुआ। इस गर्ल की चॉइस कितनी बेकार है। सीधे साधे बॉयज पसंद नहीं आते, इसे तो बस इस दबंग गुचेन से ही प्यार होना था। सच में सब वुमन एक जैसी होती हैं, सिर्फ फेस देखती है। भीड़ के कोने में किसी का ध्यान नहीं गया। डू जिटोंग की लाल आंखों में साफ नफरत तैर रही थी। गुचेन तू रुक, मेरी वुमन को फंसाने की हिम्मत की है, तुझे इस दुनिया में आने का अफसोस कराऊंगा। कार में मैं मुंह फुलाकर बोला, तुम आई थी तो मुझे मैसेज क्यों नहीं किया और हमारे स्कूल गेट पर ऐसे खड़ी थी, कितना शो ऑफ कर रही थी। शेन चिंग क्यू ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और मेरी तरफ देखा। क्यों, क्या मैं सामने आने लायक नहीं हूँ? बात वो नहीं है, तुमने देखा नहीं कि सारे बॉयज तुम्हें देखकर कैसे पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे थे? शेन चिंक्यू के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? मैंने खिड़की से बाहर मुंह कर लिया। तुम जो सोचना चाहती हो सोचो। आज मुझे किस लिए लेने आई हो? अपने हस्बैंड से मिलने के लिए भी कोई रीजन चाहिए क्या? तुम्हें लंच कराने ले जा रही हूँ, क्या खाना है? खाने का नेम सुनते ही मेरी बाँछें खिल गईं। मटन हॉटपॉट। मुझे एक जगह पता है जहाँ का मटन बहुत टेस्टी होता है, मैं लोकेशन लगाता हूँ। ये कहते हुए मैंने फोन निकाला। ऑन करते ही कई मैसेज आए। पता चला शेन चिंग क्यू ने ही मैसेज किए थे, पर क्लास के टाइम मेरा फोन ऑफ था। हम दोनों ने खाना खाया। मुझे लगा शेन चिंग क्यू मुझे घर छोड़ने वाली है, इसीलिए बैठे ही सो गया। पर जब आंख खुली तो सामने प्रॉपर्टी ऑफिस था। मैंने सोकर उठते हुए पूछा, यहाँ किस लिए आए हैं? अपना आईडी कार्ड दो। मैंने चुपचाप अपना आईडी कार्ड दे दिया, फिर उसके पीछे पीछे ऑफिस में चला गया और हाथ में एक बड़ा सा रेड प्रॉपर्टी पेपर आ गया। वापस कार में बैठने के बाद मुझे समझ आया। मैं आंखें फाड़कर शेन चिंग क्यू को घूरने लगा। ओ तेरी, गुचेन यिपिन का हाउस सच में तुम्हारा है? शेन चिंग क्यू ने स्टीयरिंग पर फिंगर मारते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसकी प्राइस तो 100 करोड़ के आसपास है, तुमने इतनी आसानी से मेरे नेम कर दिया? शेन चिंग क्यू सामने देखती रही और कूल होकर बोली, हालांकि मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई थी, पर जब हो गई है तो मेरी हर कमाई का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और ये कार भी तुम्हारी है। घर पहुंचने के बाद तुम इसे अपने घर ले जाना। मैं तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मेरे दादाजी कितने ग्रेट थे, उन्होंने तुमसे जैसी सुपर वुमन से मेरा रिश्ता तय किया। इतना कहकर मैंने उसके गाल पर किस कर दिया। शेन चिंग क्यू मुझे इतना हैप्पी देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। सच में यंग बॉयज को इम्प्रेस करना कितना इजी है, बस एक हाउस दिया और खुश। पर उसने जो कहा वो पूरा करेगी। फ्यूचर में जो भी हो उसकी कमाई का आधा हिस्सा उसका ही रहेगा। शेन चिंग क्यू को गुचेन यिपिन छोड़ने के बाद मैं घर जाने वाला था, तभी मेरे बेस्ट फ्रेंड शूमो का कॉल आया कि बाहर घूमने चलते हैं। मैंने तुरंत हाँ कर दी।
जब मैं मॉल पहुंचा, एक्सुमो पार्किंग में ही वेट कर रहा था। मुझे बेंटले से उतरते देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, ये कार कहाँ से आई? मैंने कार लॉक की और हंसकर बोला, मेरी वाइफ ने गिफ्ट की है। क्या? सुमो को विश्वास ही नहीं हुआ। तेरा अफेयर कब शुरू हुआ? मुझे कैसे नहीं पता? मैंने तो कभी तेरे साथ किसी गर्ल को नहीं देखा। लास्ट टाइम बताया तो था, दादाजी ने बचपन में रिश्ता फिक्स किया था। मेरे कजिन ने मना कर दिया तो मेरे सिर पर आ गया। तेरी तो। सुमो और भी हैरान हो गया। मुझे लगा तेरी फैमिली बस यूं ही बोलती है, तुम लोगों ने तो सच में कर लिया। तो क्या तू अपनी उस वाइफ से मिल चुका है? काफी रिच है यार। हाँ समझ ले, वैसे मुझे तो बहुत पसंद आई। किसी दिन मुझे भी मिलाना। हाँ पक्का। दोनों बातें करते हुए घूमने लगे। शिवमो की फैमिली भले ही बहुत ज्यादा रिच ना हो, पर उसके फादर का कंस्ट्रक्शन का काम है और मदर ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो ईयरली इनकम लाखों में है। इसीलिए वो जो क्लॉथ्स चुन रहा था सब ब्रांडेड थे। जूमो की नजर एक व्हाइट सूट पर पड़ी। सेल पर्सन, प्लीज ये वाला पीस मुझे ट्राई करने के लिए दीजिए। सेल पर्सन ने स्माइल के साथ कहा, सॉरी सर, ये हमारा ऑटम स्पेशल है। पूरे स्टोर में सिर्फ एक ही साइज है। कपड़े को न्यू रखने के लिए हम इसे ट्राई करने या रिटर्न करने की परमिशन नहीं देते। जूमो कुछ बोल पाता उससे पहले पीछे से हंसने की आवाज आई। दो भिखारी, इस टाइप के महंगे स्टोर में तुम लोगों की क्या औकात? मैंने घूम कर देखा तो डू जिटोंग और जांग चंग अकड़कर अंदर आ रहे थे। मैंने उसे छिड़कर देखा, तू जिटोंग, तू किस बात का नवाब बन रहा है? लास्ट टाइम मार खाकर मन नहीं भरा क्या? और तू हमें भिखारी बोल रहा है? हम अपनी कमाई कर सकते हैं, पर तुम दोनों तो सिर्फ मफ्त की रोटियां तोड़ते हो। सच में भिखारी तुम हो, पैसों से भी और अक्ल से भी। तू जिटोंग ने हाथ बांधकर मजाक उड़ाया। हाँ हाँ, थोड़ी सी फाइट क्या सीख ली? खुद को राजा समझ रहा है? तू जो कमाता है उसमें तो मेरा एक टाइम का लंच भी नहीं आता। समझदार बनो और यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी नजर के सामने मत आओ। ये बोलकर उसने अपना कार्ड सेल पर्सन को थमा दिया। ये सूट पैक कर दो। सेल पर्सन को कस्टमर्स के पर्सनल झगड़े से क्या मतलब? उसे तो बस चीज बेचकर अपना कमीशन चाहिए था। वो बोली, ओके मैम। रुकिए। शूमो ने सूट को पकड़ लिया और सेल पर्सन को गुस्से से देखा। ये सूट पहले मैंने देखा था। पहले आओ और पहले पाओ का नियम नहीं पता क्या? सेल पर्सन की गलती थी, उसने माफी मांगी। सॉरी सर, अगर आप अभी पेमेंट करते हैं तो ये सूट आपको ही मिलेगा। जूमो ने बिना सोचे अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर दे दिया और सूट अपने हाथ में ले लिया। पैकिंग की भी जरूरत नहीं है, ये कहकर उसने डू जितोंग को नीचा दिखाते हुए देखा। डू जितोंग को लगा कि शूमो ने सीधे उसे चैलेंज किया है। उसने दांत भींचे और उसकी आंखों में विकेड प्लान आ गया।